Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here again। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की थी आपके साथ जनरल स्टडीज़ की सीरीज जिसमें हमने आपके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं। तो हमने क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो अपलोड कर दी है। आप जितने भी बच्चे न्यू हैं चैनल पे वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि जितने बच्चे नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग या जिनकी ना स्टडी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम पहले जीएस को पढ़ के बैठ जाते हैं और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो एक जो टाइम गैप होता है वो चीज़ों को फिर खराब करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में रहेंगे, जितना प्रैक्टिस में रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट बनी रहेगी। बाकी जिनका कंसेप्चुअल नॉलेज अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है तो वो भी क्वेश्चंस के थ्रू आई विल ट्राई और बहुत ही अच्छे से हम करेंगे कि क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट्स को जो है वो क्या करें, साइड बाय साइड डील करते जाएं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, देखो एक दो चीज़ें होती है क्वेश्चन में जो फैक्चुअल है, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती जाऊंगी, लेकिन जितना भी कंसेप्चुअल, जैसे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर रहता है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जितना आप समझेंगे उतना आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो जनरल स्टडीज में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्लास नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें वन बाय वन हम कुछ 25 to 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अब जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। देखो, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स आपने सुना होगा, आजकल की भी टाइम में, करंट में चलता रहता है न्यूज में कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं और साइंटिस्ट ऐसा डिस्कवर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का मतलब क्या कहा जाता है, ऐसा देखो साइंटिस्ट, अभी भी देखो ये चीज ना 100% तो क्लियर नहीं है, नो डाउट। अभी ऐसा कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं मिला है कि कितना फैला है, कितना एक्सपेंड हुआ है अब यूनिवर्स। अब जैसे हमारी गैलेक्सी है, मान लीजिए ये हमारा सन, और जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसे ही पता नहीं कितनी गैलेक्सीज है कहाँ पर हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो ये यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो रहा है और पता नहीं आगे कितना एक्सपेंड होगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा वास्ट यूनिवर्स है। अब इसके अंदर ये बात कही किसने थी कि ऐसी मल्टीपल टाइप की गैलेक्सीज हैं और ये गैलेक्सीज आपस में दूर जा रही है, स्टार्स दूर जा रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ये जो भी चीजें हमारे कॉमेट्स वगैरह जो हमारे यूनिवर्स में है वो सब फैल रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ये थ्योरी किसने दी थी, तो दिस थ्योरी या फिर ये हाइपोथेसिस जो था ये किसने दिया था, एडविन हवल, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, तो इसमें आप लगाएंगे एडविन हवल। एडविन हवल, ये कुछ साइंटिस्ट के नेम होते हैं, मैं आपको ना एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें साइंटिस्ट के नेम और साथ ही साथ उनकी थ्योरी के बारे में जो है इसमें गिवन होगा। क्लियर है बात, तो इसका आंसर होगा एडविन हवल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, जियोइड ऑफ द अर्थ इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोइड। जियोइड क्या है, तो बेसिकली आपने ना बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे एनसीईआरटीज में यू हैव स्टडीड की जो अर्थ है उसकी शेप अलग अलग है, लाइक स्पेरिकल आपने पढ़ा होगा, राउंड शेप पढ़ा होगा, बट अगर हम रियल शेप की बात करें, यानी कि अर्थ की जो एकदम ओरिजिनल शेप है वो कैसी है, जियोइड। अब कैसे बनाएंगे, देखो जैसे ये आपका अर्थ में बना रही हूँ, कुछ इस तरीके का जो है अर्थ आपका रिजेंबल करता है। क्लियर है इतनी चीज, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो इस तरीके का अर्थ रिजेंबल करता है। ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, बल्ज, मतलब फूला हुआ है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, फ्लैट। इस शेप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इस चीज शेप को हम जियोइड बोलते हैं। ध्यान रखेंगे हिंदी में भी जियोइड। अब देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे भू आपके नाम से, अगर आप याद कर सकते हो तो इट विल बी बेटर, बट अगर आप वैसे ही याद रखना चाहते हो तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी आया है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ऐसा जियोइड करके देखने के लिए मिला है। तो प्लीज आप कोशिश करो कि थोड़ा सा इसको इंग्लिश में आप कर सको। बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट सब कुछ आपको एक एक चीज दी हुई है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये ऑर्बिट है, पोल है, कलर है या फिर शेप है, तो यू हैव टू आंसर शेप, यानी कि क्या है, जियोइड क्या है, आकार है। किसका आकार है, अर्थ का आकार है। ध्यान रखेंगे अगर जियोइड नहीं गिवन होगा पेपर में और स्पेरिकल गिवन होगा तो आप फिर स्पेरिकल लगा के आएंगे, बट एनीवेज आपको अगर जियोइड नहीं गिवन होता है तो वो करना है, बट अगर जियोइड गिवन रहेगा देन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली व्हाट, दिस ऑप्शन, जियोइड, ठीक है, जियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, which is the nearest dwarf planet ever discovered orbiting at a distance of only 2.8 times the distance of the earth from the sun। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप इसको
समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो सन से डिस्टेंस है, ये हमारा सन है, ठीक है। अब इसका थर्ड में आता है ना, ये अर्थ हो गया। अब सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है उसका उसका केवल 2.8 टाइम्स, उतने टाइम्स दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह है। जितना इसका डिस्टेंस है उसके 2.8 टाइम्स पर परिक्रमा यानी कि क्या होता है, रिवॉल्व करने वाला कौन सा अब तक का सबसे ड्वार्फ मतलब सबसे पास का ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ मतलब बौना, तो ड्वार्फ प्लेनेट कौन सा है इसमें से, सीरीज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब देखने को मिलते हैं और अगर आपने चीजें पढ़ी हुई नहीं है तो दिमाग घूमने वाले क्वेश्चन है ना, दिमाग घुमाते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आप क्वेश्चन के फॉर्म में करते जाओ, और इससे रिलेटेड भी अलग अलग लैंग्वेज जो चेंज करके क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको करने हैं, ठीक है। तो सेरेस विल बी द आंसर। सेरेस एक अकेला ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो क्या करता है, जो सबसे एक तो पास का ग्रह है, ठीक है, किस पास का बौना ग्रह है, यानी कि आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये परिक्रमा करता है 2.8 टाइम्स के डिस्टेंस पर। क्लियर है इतनी चीज, डिस्टेंस कौन सी रहेगी, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 2.8 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ ज्योग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसी में ही कुछ आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, लाइक ये मॉडरेट जैसा क्वेश्चन है, इट डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इनसाइड अ गैलेक्सी। किसी भी गैलेक्सी में, ध्यान से सुनिए, किसी भी गैलेक्सी में एक क्लाउड होता है, क्लाउड मतलब बादल होता है, किससे बनता है वो बादल, डस्ट से और गैसेस से। तो धूल गैसेस, ठीक है, धूल और ये गैसेस से बना हुआ जो गैस का एक बादल होता है, हर गैलेक्सी में होता है। इस गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेबुला, ठीक है। ध्यान रखेंगे हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, नेबुला। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कि नेबुला वैसे कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है ये, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी seen most clearly in the northern hemisphere during the summer and autumn months around September is, यानी कि सितंबर के आसपास जो गर्मियां होती है या फिर जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे पहले, और ऐसा क्रॉस शेप्ड में, ठीक है, क्रॉस शेप्ड में, ठीक है, ऐसे क्रॉस शेप्ड में कौन सा कॉन्स्टेलेशन देखा गया है, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन को देख लो आप क्या बोलते हैं हिंदी में, लिखा होगा यहाँ पर, कॉन्स्टेलेशन मतलब जो तारों का समूह होता है ना उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, हिंदी में आप सर्च कर लेना कि क्या है। तो कॉन्स्टेलेशन जो ये आपका क्रॉस शेप का है, ये इसका नेम क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका नेम है सिग्नस। क्लियर है इतनी बात। सिग्नस जो ये हिंदी में भी ऐसे है, सिग्नस एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है, एक ऐसा नक्षत्र कह सकते हो आप, ऐसा स्टार्स का ग्रुप है जो क्या करता है, जो कौन सी शेप बनाता है, क्रॉस शेप। क्लियर है इतनी बात। और ये कौन से मंथ में देखा जाता है, समर में, ऑटम्स में। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन जाता है। ऑटम, समर, तो इस टाइम के जो मंथ्स होते हैं इसमें देखा गया, और कुछ हेमिस्फीयर से देखा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक हमारे 4 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो नॉर्दर्न वाले हेमिस्फीयर से क्या देखा जा सकता है, कॉन्स्टेलेशन को देखा जा सकता है, और कौन सा कॉन्स्टेलेशन है वो, सिग्नस। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अच्छा अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सरफेस। ये देखो ये सही सा क्वेश्चन आया हुआ है। द सरफेस ऑफ मार्स इज रेड इन कलर बिकॉज द केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन इट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। व्हाई, ऐसा क्यों है, तो बहुत कॉमन सा साइंस इसमें लगा हुआ है, आयन ऑक्साइड। देखो आयन ऑक्साइड क्या करता है, आयन ऑक्साइड रेड कलर का जो है सब्सटेंस, मतलब ये जो एलिमेंट है ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और आयन ऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे मार्स पर अवेलेबल है। कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है, हमारे 8 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा आयन ऑक्साइड जो मिलता है वो मार्स यानी कि मंगल प्लैनेट पे मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज रिजेंबल एज रेड प्लैनेट। ये कैसा रिजेंबल करता है, एज अ रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। तो ध्यान रखना, ये कई बार आ जाता है, जैसे कि एसएससी में आया हुआ है। डन है इतनी चीज, ठीक है। बाकी अलग अलग मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in 3 and 10 years at a distance between 38.5 to 53 AU।
ठीक है, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 38.5 से 53, ये कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है इनमें से जो क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है कितने सालों में, 310 सालों में, 310 ईयर्स में, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 38.5 टू 53। तो आपको इसमें लगाना है मेक मेक, क्लियर है। मेक मेक एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है, ध्यान रखना, ये जितने भी जैसे प्लूटो हो गया, मेकमेक हो गया, सीरीज हो गया, एरीज हो गया, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट है, और उन ड्वार्फ प्लैनेट में से भी ऐसा प्लैनेट जो 310 सालों में डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व, यानी कि सन को चारों ओर घूम रहा है, तो कौन सा है, मेकमेक। हिंदी में भी देखो नाम यही रहेगा, क्योंकि प्लैनेट का नेम हिंदी में कुछ और तो होगा नहीं, क्लियर चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे करीबी जो तारा है वो कौन सा है। तो आप एक चीज तो जानते हो कि सबसे बड़ा जो स्टार है अर्थ के पास में वो है सन, ठीक है, सन से बड़ा फिलहाल कोई स्टार नहीं है, तो सन अपने आप में जायंट स्टार के नाम से भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकंड नंबर का नियरेस्ट स्टार है, किसके मतलब किसके करीब, यह है आपका सन, सॉरी अर्थ। तो अर्थ का फर्स्ट आप लिख लो, फर्स्ट जो नियरेस्ट स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, सन, एंड सेकंड जो नियरेस्ट स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी कई बार आता है, तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, सेंचुरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो पोलारिस सीरीज ये अलग अलग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्लैनेट सैटर्न। देखो सैटर्न की बात करें तो सैटर्न कुछ लास्ट के जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसमें आता है, और सैटर्न एक ना फ्लोटिंग प्लैनेट, देखो सैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा आप लिख लीजिए, थोड़ा डिटेल। फ्लोटिंग प्लैनेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि तैरता है ये, डेंसिटी इसकी बहुत कम है, इवन लेस देन वाटर, डेंसिटी इसकी क्या है, पानी से भी कम है, और जितने भी रिंग्स हैं, गैस के रिंग्स होते हैं, वो इसके चारों ओर जो है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि रिंग्स आर फाउंड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, फ्लोटिंग प्लैनेट है, क्यों है फ्लोट, देखो कोई भी प्लैनेट फ्लोट कैसे करेगा, अगर उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इवन पानी से भी ज्यादा कम है, पानी में अगर मतलब ऐसी अगर कंडीशन होती कि पानी में अगर इस ग्रह को रखा जाए तो ये पानी में भी तैरता है, ठीक है। तो सैटर्न प्लैनेट फ्लोटिंग हो गया, डेंसिटी वाटर से भी कम है, और इसमें जो रिंग्स होती है चारों ओर वो क्या है, मतलब इस पर है, और यूरेनस नेपच्यून पे भी आपको थोड़ी थोड़ी रिंग्स मिल जाएगी, वैसे ब्राइट रिंग्स जो होती है वो सैटर्न पर मिलती है, कुछ इस तरीके का सैटर्न प्लैनेट होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देती हूँ, वैसे आप इसकी ओरिजिनल पिक्चर देख लेना, ये ऐसे प्लैनेट है और इसके ऐसे करके इसमें चारों ओर क्या है, रिंग्स है गैसेस वगैरह के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सैटर्न प्लैनेट, फ्लोटिंग है, वो डेंसिटी मैंने आपको बता दी, और इस तरीके से इसमें रिंग्स मिलते हैं, क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट इसके बारे में दी हुई है। हम आगे आ गए 11 में देखते हैं, अच्छा 10 कौन से क्वेश्चन पे थे, 9 पे थे हम, अच्छा ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्लैनेट सैटर्न, यानी कि बहुत एक्यूरेटली कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसको जस्टिफाई करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज अ जाइंट बॉडी मेड ऑफ गैस, ये बात अभी मैंने आपको बताई, गैस से बना हुआ है, कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, कौन सी गैस होती है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम, एंड हैविंग अ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर। लेस देन दैट ऑफ वाटर का मतलब पानी से भी इसकी कम डेंसिटी है, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली एक्यूरेट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। रेड तो बिल्कुल नहीं होता, देखो इसमें रेड लिखा है ना, इट वॉज द 7th प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड, नहीं, एंड इट्स क्लाउडी आउटर रीजन, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में एक प्रॉपर डिटेल्ड नॉलेज होगी, तभी आप इन ऐसे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को यू कैन डील, वरना चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्लियर है। तो हर प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पढ़ते रहें और क्वेश्चंस को लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून ऑफ जुपिटर, ठीक है। मून क्या होता है,
मून मीन्स सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उपग्रह बोलते हैं आई थिंक। तो सैटेलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून? जुपिटर की सैटेलाइट इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, जुपिटर अपने आप में मतलब एक, अगर मैं साइज वाइज बोलूं तो जुपिटर सबसे बड़ा है साइज वाइज, है ना, इस तरीके से जुपिटर है, फिर सैटर्न है, ये तीन चार प्लैनेट जो है वो बड़े प्लैनेट्स में आते हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर का सैटेलाइट सालिस्टो भी है, यूरोपा भी है, गैनीमेड तो सबसे, गैनीमेड तो वैसे भी इसके बारे में चलो मैं बता देती हूँ, इसके बारे में आप लिख लो, लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट। तो गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और ये जुपिटर का सैटेलाइट है, ठीक है। और ट्रिटॉन, ये ट्रिटॉन नहीं है क्योंकि ट्रिटॉन किसका है? नेपच्यून। ट्रिटॉन किसका सैटेलाइट है? नेपच्यून का, यानी कि नेपच्यून के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? ट्रिटॉन, ठीक है। तो तीनों के तीनों है, ये आप लिख लो, तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे? जुपिटर के, एक्सेप्ट ट्रिटॉन, ट्रिटॉन को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट्स is the fastest planet in our solar system moving through space at a speed of 29 miles 47 किलोमीटर। देखो सबसे फास्टेस्ट इन्होंने पूछा है रॉकी, वो भी कैसा? रॉकी। तो एक चीज तो दिमाग में क्लियर कर लो कि चार ही हमारे पास रॉकी है। भाई हमने एक डायग्राम ना लास्ट क्लास में मैंने आपको बनाया था, एक बार और देख लो, ये सन है, ठीक है, सन के पास में मर्क्यूरी, ठीक है, ये रॉकी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर, फिर क्या था? सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों साइज में बड़े बताए थे मैंने, और प्लस ये गैसेस से बने होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस यूज नहीं है। लेकिन ये जो चार मैंने बताए थे ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, यानी कि रॉकी होते हैं, चट्टानों वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें से इन्होंने क्या पूछा है? फास्टेस्ट प्लैनेट पूछा है, ठीक है। तो फास्टेस्ट, अब बताओ फास्टेस्ट कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा करीब होगा, यानी कि सन के सबसे ज्यादा जो फर्स्ट प्लैनेट सबसे पास में है वो कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी छोटा प्लैनेट है, वैसे भी पूरे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी। अब ये क्या करता है? ये फटाफट से, ये जो ऑर्बिट है ना, जो सन की ऑर्बिट है, तो सन की ऑर्बिट में फटाफट से चक्कर लगा के काट के फिर अपने वापस यहीं आ जाता है। आई थिंक 88 डेज का है इसका, 88 डेज में ये कंप्लीट रिवॉल्व हो जाता है, कंप्लीट रिवॉल्व होकर ऐसे घूम के यहीं आ जाता है। क्लियर है? जैसे हमारा जो अर्थ होता है ना, हमारी अर्थ 365 डेज में घूमकर, मतलब पूरे सन के चारों ओर चक्कर लगा के अर्थ वापस अपनी प्लेस पे आती है। तो हमारे यहाँ एक साल कितने डेज का होता है? वन ईयर पूरा 365 डेज का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये क्या आ गया? चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए इस तरीके से हमारा मर्क्यूरी फटाफट से चक्कर लगा के वापस यहीं आता है। तो इसमें यही तो पूछा है, फटाफट वाली स्पीड, यानी कि 29 माइल्स 47 किलोमीटर को पर सेकंड में ये तय करता है, पर सेकंड में तय करता है। तो इतनी स्पीड किसकी है? मर्क्यूरी की। तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि मर्क्यूरी विल बी करेक्ट। ध्यान रखना ये जो चीजें बीच बीच में मैं कंसेप्चुअली आपको बता रही हूँ, इनको आप साइड बाय साइड क्वेश्चन के साथ नोट कर लो, ताकि क्योंकि देखो लैंग्वेज घुमाकर क्वेश्चन आते हैं, है ना। कंसेप्ट एक ही रहता है, बस कंसेप्ट में से चीजें थोड़ा सा पजल्ड बना दी जाती है आपके लिए, ताकि आपको आंसर लगाने से पहले थोड़ा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए ये चीजें की जाती है। तो भाई दिमाग का इस्तेमाल वहीं हो सकता है जहां पर आपको चीजें पता होंगी कि ये कंसेप्ट क्या है इसका, या स्टोरी क्या है इसकी। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स has an atmosphere made up of dense white and yellow clouds of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये एसिड जो है इस एसिड का स्पेशली व्हाइट एंड येलो कलर में, ठीक है, सफेद, व्हाइट एंड येलो। तो इन दोनों कलर का जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किस प्लैनेट पर पाया जाता है, या फिर कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस पर येलो और व्हाइट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अवेलेबल है। तो ध्यान रखना ये कौन से प्लैनेट पर है? वीनस, ठीक है। अब वीनस की बात आई है तो थोड़ा सा वीनस के बारे में मैं आपको बता दूं, वीनस के बारे में थोड़ा सा आप देख लो यहीं पर ही। वीनस जो है वो ट्विन ऑफ अर्थ आप इसको कह सकते हो। ट्विन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि जुड़वा बहन, है ना, जुड़वा बहन। ये कई बार क्वेश्चन आता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट का मतलब क्या कि चमकीला है,
ठीक है, ये कैसा ग्रह है, चमकीला है। और अगर हॉटेस्ट प्लैनेट भी पूछा जाए या वार्मेस्ट प्लैनेट, तो हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, ठीक है, सबसे गर्म, ठीक है, जो भी आप बोलो, गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस। क्लियर है इतनी बात। तो वीनस एक तो हॉटेस्ट प्लैनेट में आ जाएगा, ट्विन ऑफ अर्थ है, साइज भी अप्रोक्सीमेटली, साइज भी, आकार भी किसके रिलेट करता है, किससे, अर्थ से, यानी कि अर्थ की साइज का क्या होता है, रिलेट करता है, कुछ कुछ परसेंट का डिफरेंस है, बस दोनों का साइज सेम है। वीनस यानी कि हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुक्र और अर्थ की काफी चीजें जो है रिजेंबल करती है, मेल खाती है, तो इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहने या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दी वीनस के बारे में, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल है ना, स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है रे, ऐसे। तो स्पाइरल गैलेक्सी में मिल्की वे लार्जेस्ट नहीं है, एनजीसी 6872 यानी कि ये जो आपकी गैलेक्सी है ये पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, ठीक है, लार्जेस्ट गैलेक्सी ऑफ होल यूनिवर्स, और वो भी किस शेप में, स्पाइरल शेप में, ठीक है। तो इसका नाम एनजीसी 6872, हिंदी में भी यही बोलेंगे, याद कर लीजिएगा, क्लियर है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ये आपको पता ही है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मंदाकिनी बोल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ डे ऑन इज अबाउट 16 आवर्स। 16 घंटे का जो डे होता है कौन से प्लैनेट पर होता है। देखो हमारे प्लैनेट पर तो 23 आवर्स 56 मिनट का डे है, 56 मिनट प्लस कुछ सेकंड्स का, लेकिन कौन से प्लैनेट में सिर्फ 16 आवर्स का डे होता है, यानी पूरा एक दिन सिर्फ 16 घंटों में फिनिश। तो वो है हमारा लास्ट का बिल्कुल प्लैनेट, दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं। तो नेपच्यून यानी कि ये होगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि ये वो प्लैनेट है जहां पर इसको अपने जो ये होता है ना एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है, अपने एक्सिस को घूमने में 16 घंटे सिर्फ लगते हैं, क्लियर है। और हमें कितने लगते हैं, 23 आवर्स 56 मिनट 5 सेकेंड। डन है इतनी चीज। ऐसे ही सभी का अलग अलग होता है, किसी का 17 आवर्स है, अलग अलग सारा जो है टाइम पीरियड है सब। Next, who was the first person to develop a mathematical predictive heliocentric model of the solar system? देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लो। जो सोलर सिस्टम है मतलब उसको एक मैथमेटिकली क्या करना, उसको गेस करना कि इसके बीच में क्या है, सन हो सकता है। मतलब सोलर सिस्टम में बताया गया कि बीच में क्या हो सकता है, सन। तो ये किसने इस चीज को प्रोड्यूस किया है या फिर किसने इस थ्योरी को दिया है, किसने पहली बार ऐसी बात कही थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इन्होंने ही कहा था कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, यानी कि बीच में सन है और सन के चारों ओर ही सारे के सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक एलिप्टिकल वे में क्या करते हैं, रिवॉल्व यानी कि परिक्रमा करते हैं। क्लियर है इतनी चीज। तो ये भी हमारा CHSL का क्वेश्चन था जिसमें ये कई बार आ जाता है, दूसरे एग्जाम्स में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। Who calculated the approximate location of the planet Neptune by studying gravity-induced disturbances and the motion of Uranus? किसने बताया था कि यूरेनस की जो स्पीड होती है उसमें ग्रेविटी डिस्टर्बेंसेस का अध्ययन करके नेपच्यून, ठीक है, यानी कि नेपच्यून के बारे में किसने बताया, क्या बताया कि जो यूरेनस की एक स्पीड होती है उसमें क्या है, ग्रेविटेशन है। तो ये बात किसने की थी, ये बात की थी अर्विन जीन जोसेफ ले वेरियर ने। बहुत लंबा सा नाम है तो इसमें आप जीन जोसेफ तो याद ही रखना, क्योंकि कई बार जीन जोसेफ के नाम से पूछा गया एग्जाम्स में। क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर डी, जीन जोसेफ ले वेरियर, इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ बॉडी सच एज सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ दैट इज farthest फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनना, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ बॉडी सच एज सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड। देखो अर्थ के जो चारों ओर से रिवॉल्व करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियर है ना। देखो अब अर्थ क्या, किसी भी प्लैनेट के चारों ओर, ये आपका प्लैनेट है, तो किसी भी प्लैनेट के जब चारों ओर कोई भी
छोटा प्लैनेट जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, तो उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे कि सैटेलाइट, उस सैटेलाइट के ऑर्बिट में जो पॉइंट होता है वो अर्थ के सेंटर से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से सबसे अधिक दूरी पर है, यानी कि अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उस पर हम अच्छे से देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखना, क्या पूछा था इन्होंने, इन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस। देखो अब ये अर्थ है आपका, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, एक बार आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे, मतलब जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए अब तक वो सारे एक ही टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब अर्थ के मतलब अर्थ के चारों ओर इस ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहा है, मून। अब एक तो पॉइंट होता है जब मून बिल्कुल पास में होगा किसके, अर्थ के, यानी कि मून किसके पास में आ गया, अर्थ के, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये नियरेस्ट डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, पेन में चेंज कर लेती हूँ, वेट। ठीक है, तो नियर, अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने ये क्या बताया आपको, ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत नियर का डिस्टेंस है, बहुत करीब का डिस्टेंस है, किसका, मून का और अर्थ का। तो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिजी। क्लियर है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, अब अपॉजी किसे बोलेंगे, अपॉजी बोलेंगे बिल्कुल फारदेस्ट डिस्टेंस को, जब ऐसी कंडीशन आती है कि रिवॉल्व करते करते जो चांद होता है, मून, वो बहुत दूर चला जाता है किससे, अर्थ से, तो ऐसी कंडीशन को हम अपॉजी बोलते हैं। तो देखो सबसे फार आई है ना, फारदेस्ट डिस्टेंस इसलिए बोलते हैं इसको, इसलिए इसी सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे, अपॉजी। और अगर नियर की बात आई तो पेरिजी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, पेरिजी याद रखना नियर के लिए, अपॉजी याद रखना दूर के लिए। तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जरा वो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ बॉडी सच एज सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ दैट इज फारदेस्ट, वर्ड दिखा आपको, फारदेस्ट। तो जहां आपने पढ़ लिया कि फारदेस्ट पूछा है, तो फारदेस्ट के लिए हमने अभी पीछे डायग्राम में क्या देखा है, फारदेस्ट के लिए अपॉजी यूज होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अपॉजी, ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं, मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, फारदेस्ट का बना दिया नियरेस्ट, तो नियरेस्ट के लिए कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिजी। तो इस तरीके, अभी पेरीहेलियन एपीहेलियन ये क्या है, मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझा दूंगी, फिलहाल आप ये दो समझ लो, पेरिजी और अपॉजी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, पेरिजी और अपॉजी आपको आई थिंक अब क्लियर होगा डायग्राम के थ्रू। चलिए, ये सुंदर सा जो डायग्राम है इसमें एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं। पेरिजी अपॉजी हो गया, अब बात आती है किसके बारे में, पेरीहेलियन के बारे में और एपीहेलियन के बारे में। एपीहेलियन, पेरीहेलियन ये क्या चीज है समझो। जिस प्रकार से हमने देखा कि अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है, यानी कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता ही रहता है, रुकता नहीं। इसी प्रकार सन के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ। ठीक है, अब अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अर्थ विल बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, अर्थ की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, सूरज से थोड़ी सी दूर हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अर्थ की सूरज से दूरी थोड़ी सी पास में हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, अ फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आइसी बॉडीज दैट ऑर्बिट्स द सन आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून इज कॉल्ड। इसमें क्या पूछा है कि जो फ्लैट रिंग होते हैं, छोटे फ्लैट रिंग, आइसी बॉडीज यानी बर्फ के बने हुए, वो सन के ऑर्बिट यानी क्या करते हैं वो किसके बाहर परिक्रमा करते हैं, नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर। ये है नेपच्यून की ऑर्बिट, ठीक है, इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर जो सन की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि सन को क्या कर रहे हैं, मतलब पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जो, और नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर, तो वो क्या, उस बेल्ट का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो दैट बेल्ट विल बी क्रिपल बेल्ट। ठीक है, उस बेल्ट का नाम क्या होगा, क्रिपल बेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बिग डिपर इज एन एस्ट्रोरिज्म फॉर्म्ड बाय द 7 ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन। देखो अब यहां पर ना 7 ब्राइटेस्ट स्टार दिया गया, ध्यान से देखना, 7 ब्राइटेस्ट स्टार यानी कि 7
चमकीले तारे। तो नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टलेशन जो है 7 स्टार्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे हमारे यूनिवर्स में क्या है? नक्षत्र है, कॉन्स्टलेशन है। तो जो 7 तारों से मिलकर बना है या ब्राइट स्टार से मिलकर, उसे हम क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर, कैसियोपा, लियो मेजर या फिर ओरियन। तो इसका होगा उर्सा मेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक ऐसा नक्षत्र या एक ऐसा क्या है, कॉन्स्टेलेशन है जो 7 तारों से मिलकर बनता है, चमकीले तारों से। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें उर्सा मेजर। और अगर आपसे कैसियोपा के बारे में पूछा जाए तो कैसियोपा में कितने स्टार्स होंगे? 5 स्टार्स, यानी कि 5 तारे। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, what is the constellation of the northern sky easily identified by a group of 5 bright stars appearing in an irregular W shape called? अब देखो यहां पर ना 5 स्टार्स की बात हो रही है, 1 2, यहां पर चलो हम ऐसे बना देते हैं W शेप में इसको, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, W शेप का मतलब इस तरीके से। तो जब आसमान में देखें तो ऐसे कॉन्स्टलेशन नजर आएगा जो W शेप में है और जिसमें 5 स्टार्स हैं। तो इस शेप को या इस पूरे कॉन्स्टलेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कैसियोपिया। कैसियोपिया कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिसमें 5 स्टार्स का यूज हुआ? और अगर आपसे पूछा जाए उर्सा मेजर क्या है, तो उर्सा मेजर में कितना है? 7 स्टार। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, दोनों कई बार पूछे जाते हैं। उर्सा मेजर में कितने? उर्सा मेजर में हमारे 7 स्टार्स और कैसियोपा में हमारे 5 स्टार्स। ठीक है, इरेगुलर W शेप है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच प्लैनेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग्स अराउंड इट? अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट आपको पता ही है। चलो डायग्राम से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। डायग्राम से आप समझिए, यहां पर आ जाते हैं। अब ये सोलर सिस्टम के डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 4 प्लैनेट है। ये लास्ट के जो 4 प्लैनेट है वो साइज वाइज क्या है? बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, और 4 जो है वो छोटे हैं। अब इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर सबसे बड़ा है साइज वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसके बाद है अर्थ, वीनस, मार्स और सैटर्न, सॉरी मर्क्यूरी। तो इसमें आपका क्या है, इन्होंने पूछा है कि सैटर्न के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट बताओ। ठीक है, सैटर्न के बारे में स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब यहां पर आप देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि सैटर्न कौन सा नंबर का प्लैनेट है। तो जो सैटर्न है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा। ठीक है, और सैटर्न पर क्या है? क्लियर रिंग्स है। क्लियर रिंग्स भी कैसे? ब्राइट रिंग्स। ये देखो सैटर्न के चारों ओर ऐसे करके रिंग्स बने हुए हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 21 क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमने देख लिया, सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट। और इन्होंने पूछा एंड ऑल्सो एज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग अराउंड इट। रिंग्स भी अपने देख लिए, यानी दोनों बातें फुलफिल कौन सा प्लैनेट कर रहा है? सैटर्न प्लैनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी में शनि प्लैनेट। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो ये सैटर्न के बारे में, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में थोड़ा जब पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से जो है वो डील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द रेक्टेंगुलर ऑर्बिट ऑफ डैश ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। किस प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो ओवरलैप करती है किसको? नेपच्यून की ऑर्बिट। ओवरलैप करना क्या मतलब होता है? ओवरलैप मतलब कि दूसरे की ऑर्बिट में चले जाना है ना, या फिर दूसरे की ऑर्बिट से अपनी ऑर्बिट जो है वो टकरा जाती है। तो ये कैसे ओवरलैप करती है थोड़ा समझेंगे। ये नेपच्यून है। नेपच्यून हमारा बिल्कुल लास्ट का प्लैनेट है, फारदेस्ट है। तो इसका जो ऑर्बिट होगा, इसकी जो ऑर्बिट होगी ये ओवरलैप कर जाती है कई बार किस प्लैनेट के ऑर्बिट में?
तो जो यम यानी कि प्लूटो प्लैनेट होता है, प्लूटो इसको ना यम बोलते हैं, देखो इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार, ये हिंदी वर्ड है वैसे यम है ना, इंग्लिश में इसको प्लूटो बोलते हैं। तो प्लूटो क्या करता है, प्लूटो कई बार किसके ऑर्बिट में आ जाता है, प्लूटो कई बार नेपच्यून के ऑर्बिट में आ जाता है, या फिर प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून की ऑर्बिट में ओवरलैप कर जाती है। देखो ये नेपच्यून की ऑर्बिट है, ठीक है, तो प्लूटो की जो ऑर्बिट होगी वो कई बार किसके उसके ऑर्बिट से ओवरलैप करती है, नेपच्यून। तो आंसर क्या हो जाएगा, यम यानी कि प्लूटो। देखो एक तो ये चीज कही गई थी किसके बारे में, आपके प्लूटो के बारे में। प्लूटो कभी भी, मतलब प्लूटो कई बार क्या करता था चीजें, प्लूटो अपनी ऑर्बिट छोड़कर दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में चला जाता था। दैट्स व्हाई प्लूटो वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, प्लैनेट नहीं माना गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ड्वार्फ प्लैनेट की तरह ही चीजें करता था, वो एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह नहीं। तो इसको 2005 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साइड से क्या बोला गया, 2005 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ सीरीज वगैरह वो सारे ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैटर्न इज ट्रू, सैटर्न के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सैटर्न इज द फोर्थ प्लैनेट, यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो कौन सा प्लैनेट है, फोर्थ नंबर का तो बिल्कुल भी नहीं है, 6 नंबर का है, क्लियर। तो ये इनकरेक्ट। सैटर्न सैटेलाइट लाइक एनकेलाडियस, देखो एनकेलाडियस एंड टाइटन, ये बात थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये क्या चीज है। एनकेलाडियस एंड टाइटन ये दोनों सैटेलाइट है किसके, सैटर्न के। स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ना इंटरनल ओशंस मिलते हैं। इंटरनल ओशंस का मतलब क्रस्ट के अंदर, जो सैटर्न होता है ना उसके अंदर से इंटरनली ओशन मिलते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, वहां पर पॉसिबिलिटी है किसकी, जीवन की। क्लियर है इतनी चीज। तो ये बी जो ऑप्शन है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, साइंटिस्ट ने ऐसा माना है कि पॉसिबल हो सकती है लाइफ, हाँ ठीक है। अगर ओशंस के साथ साथ और भी चीजें जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है अगर वो अवेलेबल हो जाए सैटर्न पर, ठीक है, भले ही उसमें ये चीजें ऐड हो गई तो ह्यूमंस नहीं, लेकिन एनिमल्स के लिए तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लाइफ पॉसिबल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट। थर्ड, सैटर्न एटमोस्फेयर, सैटर्न की जो एटमोस्फेयर है वो बिल्कुल जीरो है, नेग्लिजिबल है, फेवरेबल है नहीं। सैटर्न इज अ जाइंट स्फीयर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नहीं बना है ये बना है हाइड्रोजन से और किससे, हीलियम से। ध्यान रखेंगे कौन सी गैसेस अवेलेबल है सैटर्न पर, तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। क्लियर है 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which star is also known as the pole star, the north star is also known as pole star। pole star को नॉर्थ क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहले के टाइम में क्या होता था कि जितने भी सेलर्स थे जो नाव चलाते थे, पहले के टाइम में कंपास जैसी कोई चीज नहीं थी, डायरेक्शंस फाइंड करना मतलब मुश्किल भरा था। तो उसके लिए पहले जो सेलर्स होते थे वो आसमान में देखते थे और दे वर लाइक कि पोल स्टार को वो ढूंढते थे। पोल स्टार को क्या बोलते थे, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा को वो ढूंढते थे और जहां भी ध्रुव तारे की डायरेक्शन होती थी उसको बोला जाता था नॉर्थ डायरेक्शन। दैट इज वाई इसको हमने क्या बोला है, इसको साइंटिस्ट ने बोला है नॉर्थ स्टार, क्योंकि इसकी वजह से नॉर्थ डायरेक्शन को पता लगाया जाता है, और इससे जब नॉर्थ पता लगेगा तो साउथ ईस्ट वेस्ट सब ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1905 who along with Thomas Chamberlain concluded that the planets of the solar system originated from a collision between the sun and another star। मतलब कि किसने ये कहा था कि सोलर सिस्टम तो जो बना है वो दो चीजों के कॉलिजन से बना है। एक तो है आपका क्या सन और एक है स्टार। जब दोनों चीज आपस में टकराई होगी तो किसका निर्माण हुआ है, क्या चीज बन के आई है, सोलर सिस्टम। तो इससे रिगार्डिंग दो लोग थे जिन्होंने ये थ्योरी को सपोर्ट किया था। वो थे कौन, एक तो थॉमस कैम्बरलिन और एक थे उनके फ्रेंड फॉरेस्ट मॉल्टन। क्लियर है इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, फॉरेस्ट मॉल्टन ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉलिजन बिटवीन द सन एंड अनदर स्टार। यानी कि सूरज और उसके तारे के बीच में जो एक टकराव हुई थी वो किसने बताई थी, फॉरेस्ट मॉल्टन और थॉमस कैम्बरलिन। ठीक है, ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन है जो हायर लेवल की बुक्स में से पूछे जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसे अच्छे से। अब बात करते हैं एफेलियन अकर्स व्हेन द अर्थ इज। एफेलियन क्या होता है, थोड़ा सा हम डायग्राम में वापस जाएंगे, एफेलियन के बारे में देखते हैं। देखो जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम एक बनाया था, दिस वन, क्लियर। देखो
हमने क्या बताया था, हमने पढ़ लिया था अपॉजी के बारे में, पेरिजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैंने आपको बताया था पेरीहेलन और एपेलिन क्या है। तो पेरीहेलन एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें अर्थ विल बी नियर टू दी सन, अर्थ किसके करीब होगा, नियर के करीब, सॉरी सन के करीब। और एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पे अर्थ किससे दूर होगा, सन से। तो ऐसी कंडीशन को हमने बात की थी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एपहेलियन। ठीक है, एपहेलियन। तो एपहेलियन में अर्थ जो होगा वो फार होगा, यानी कि दूर होगा, फारदेस्ट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि आंसर कहां पर है। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 26 में एपहेलियन में फारदेस्ट ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी इज द फारदेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सूर्य से सबसे दूर। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन। देखो टॉरिड जोन को ना हीट जोन भी बोलते हैं, अगर आपने जोन्स पढ़े हुए हैं। चलो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये है इक्वेटर, जो ग्लोब है बीच में इक्वेटर लाइन है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और आपको पता ही है सन की डायरेक्ट लाइट, सन की डायरेक्ट हीट किस पर जाती है, इक्वेटर लाइन पर। तो इक्वेटर से ऊपर हमारा पड़ता है 23.5 में क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इक्वेटर से साउथ में जाएंगे तो ये हमारा सॉरी 23 साउथ, ये पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि इन दोनों के बीच का जो जोन है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। यानी कि हीट सबसे ज्यादा कहां पर आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्लियर है इतनी चीज। इसमें कुछ वेट करेंगे, अभी कुछ टेक्निकल। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो सारा जोन पड़ेगा, दस एज टॉरिड जोन, जिसको हम हीट जोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लो, साउथ पोल सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आएगा, नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल नहीं आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है, यानी कि कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच के जो जोन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन और व्हाट, हीट जोन, है ना। इसको हम टॉरिड या हीट जोन बोलेंगे। हिंदी में इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया 27th क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। गर्मियों के महीने में, देखो हम पहले पेनिनसुलर इंडिया को अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा साउथ का इंडिया जो है, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो इसके बीच में से जो लाइन पास करती है दैट इज कैंसर लाइन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ, ये आपको पता ही है। और ये साउथ का जो पोर्शन है, यानी कि कन्याकुमारी जहां स्टार्ट होता है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर। तो अब ये बात कर रहे हैं कि किस लैटिट्यूड में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर फ्लो करती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, जब ईस्ट से हवाएं आती हैं इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ईस्ट से जब बहुत हाई स्पीड में विंड्स आती है ना, तो वो विंड्स जब पेनिनसुलर यानी साउथ इंडिया के ऊपर से ब्लो करती है, तो वो कौन सा लैटिट्यूड में ब्लो करती है, ये पूछा है। तो आंसर इसका होगा 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि कहां पे लाई करता है, 8 और 23 के बीच में। तो यहाँ पे 14 डिग्री पर हवाएं चलेगी बड़ी तेज, जिसका नाम है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्लियर है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच मंथ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन zone ITCZ is located at approximately 20 north to 25 south। अब देखो गैंगेटिक प्लेन जो होता है, यानी गंगा का मैदान जो होता है, थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो जितना भी हमारा गैंगेटिक प्लेन है, जैसे ये हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, तो ये सारा जो पार्ट है, ये सारा किस में आता है, गैंगेटिक प्लेन में। बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट बांग्लादेश तो देखो अलग कंट्री है, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से मंथ में यहाँ पर हीट आती है। हीट का मतलब ITCZ, ITCZ ना एक हीट बेल्ट होती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अलग से टॉपिक में। ये मान लीजिए हीट बेल्ट है जिसका नाम क्या है, ITCZ। आप खुद बताइए किस मंथ में बहुत गर्मी लगती है,
देखो जून के मंथ में जो है मतलब हमें यूपी वाले और बिहार और ये जो हमारे दिल्ली वाली साइड के, नदर्न इंडिया साइड के, तो हमें क्या कर लगता है, हमें इस टाइम पे जून के मंथ में बहुत बहुत ज्यादा हीट फील होती है। तो जून और जुलाई, ये जो मिड होता है, मतलब जुलाई का जो टाइम होता है, जुलाई के टाइम पे हीट बेल्ट पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है, कहां पर, हमारे नदर्न इंडिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जुलाई विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आईटीसीजेड कब शिफ्ट हो जाती है, 20 से 25 के नॉर्थ के बीच में। यहाँ पर देख लो 20 से 25 कहां पे पड़ेगा, इंडिया के सेंटर से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मंथ हो जाएगा, जुलाई मंथ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स इज इनकरेक्ट। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, समझ लो थोड़ा सा इसको। देखो देखो आप क्या करते हो, अगर किसी चीज को आप मूवमेंट दे रहे हो, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है और मैं इसको रोटेट कर रही हूं, ठीक है, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगी और इसके ऊपर हवाएं चलेंगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि आपको पता हो बस जिस डायरेक्शन में चलेगी उसके अपोजिट आपको फिर हवा फील होती है ना। तो ऐसे ही अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वेस्ट टू ईस्ट जब ये रोटेट करता है तो विंड्स कैसे आएंगी, विंड्स ऐसे, देखो विंड्स आ तो ऐसे रही थी, ठीक है, नॉर्थ और साउथ से ऐसे विंड्स आ रही थी, बट जब वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे रोटेट होगी अर्थ, तो हवाएं कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि विंड्स ऐसे चलने लगेगी। क्लियर है इतनी चीज। तो ये होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। समझ में आई बात की कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ। इसमें हवाएं नॉर्थ में राइट में चलती है क्या, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो हवाएं आ रही थी और नॉर्थ में हवाएं राइट हो गई, ठीक है, ऐसे आ रही थी ना हवाएं, तो ऐसे सीधी आ रही थी नॉर्थ में, लेकिन राइट मुड़ गई, क्यों, क्योंकि घूम रहा है, अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है। साउथ में क्या होगा, हवाएं अपने लेफ्ट में घूमेगी, जैसे कि लिखा हुआ है दे विल डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द साउथ। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है भाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये भी करेक्ट है। डिफ्लेक्शन इज लेस वाटर व्हेन द विंड इज स्ट्रांग, यानी पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। देखो स्ट्रांग बहुत, मतलब जब विंड बहुत स्ट्रांग होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डिफ्लेक्शन अच्छे से होता है, मुड़ती अच्छे से है फिर, तो ये भी सही है। और इक्वेटर पे एब्सेंट है, इक्वेटर बिल्कुल जो बीच वाली लाइन है इस पर नहीं होती, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी, हाँ सी विल बी करेक्ट। ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का, बाय द वे स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, जो हमारे इंडिया के टाइम को फिक्स करता है। देखो हमारे इंडिया के बिल्कुल यहाँ इस साइड से क्या क्रॉस करती है, बीच में से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कह सकते हो या टाइम लाइन ऑफ इंडिया। इट फिक्स द प्रॉपर टाइम ऑफ होल इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके प्लेस पर अगर 10:02 और 2 सेकंड हो रहे हैं, तो आप किसी भी प्लेस पर हो, आप लद्दाख में हो या कन्याकुमारी में, वहां पर भी 10:02 और 2 सेकंड ही होंगे, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टाइमलाइन। ये जो टाइमलाइन है ये क्या फिक्स करती है, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहां से पास होती है, तो यूपी के प्रयागराज पड़ता है, ईस्टर्न यूपी में, तो प्रयागराज में नैनी टाउन में एक लैब है, वहां से ये पूरी पास करती है। क्लियर है इतनी बात। तो उसका ऑप्शन ढूंढ लो आप, कहां पर है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर है इतनी बात। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे और पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बेस्ड थे। तो आपको सोलर सिस्टम, आपको लैटिट्यूड, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में कंप्लीट हुए हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं अलग से आपको जो ऑपरेशनल चीजें होंगी, ऑपरेशन जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी बहुत अच्छे से हमने कवर अप किया है। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप नोटिफिकेशन में हमारी वीडियोस को देख सको, और शेयर जरूर कीजिए चैनल को, इस वीडियो को और बाकी सारी वीडियोस को, जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए और इजी चीजें हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो के साथ। बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।